और अब बात करते हैं सियासत के सुपर सैटरडे की। उत्तर प्रदेश में भले ही पारा गिर रहा हो, लेकिन सियासत का पारा हर गुजरते दिन के साथ चढ़ता जा रहा है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज सियासत का सुपर सैटरडे है। मतलब ये कि आज बीजेपी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम राज्य के अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ और बस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गोरखपुर और कुशीनगर में चुनावी रैली करेंगे। इसी तरह दोपहर करीब 1 बजे मेरठ में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी हुंकार भरेंगे। सियासत का सुपर सैटरडे, शानदार शनिवार आज देखने को मिलेगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते नजर आ रहे हैं, पूर्वांचल में सत्ता की जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी गोरखपुर और कुशीनगर में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोरखपुर में पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे के करीब वो समाजवादी विजय रथ में सवार होकर रोड शो करेंगे, फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कुशीनगर में सभा करेंगे। अखिलेश छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी समर में उतरने के मूड में हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में होंगे। दोपहर 12 बजे उनकी जनसभा मेरठ के नौचंदी मैदान में होगी। एआईएमआईएम फिलहाल पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुटी हुई है। सियासत का सुपर सैटरडे आज है। एक दूसरे के किले को भेदने की कोशिश यहां पर साफ तौर से नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव आज गोरखपुर में हुंकार भरेंगे। दूसरी तरफ आपको देखिए किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में आज असदुद्दीन ओवैसी भी विरोधियों पर प्रहार करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम गोरखपुर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और फिर यहाँ से एक रोड शो करेंगे 0 पॉइंट तक। वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा और फिर वो लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ से चले जाएंगे कुशीनगर में आज और कल दोनों दिन रहेंगे। कुशीनगर के सभी विधानसभा सीटों पर जाएंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे। एक तरफ जहां अखिलेश यादव आज गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में आज योगी आदित्यनाथ होंगी और साथ में होंगे उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह। तो मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए भारी तादाद में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। यहीं से सीधे रोड शो की शुरुआत होगी अखिलेश यादव की और 0 पॉइंट तक जाएंगे, रोड शो करेंगे। वहां पर अखिलेश यादव का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि रोड शो की भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। मैं आपको एक काफिला दिखाने की कोशिश करता हूँ। विजय रथ यात्रा यहाँ से अखिलेश यादव आज निकालेंगे और विजय यात्रा उनका जो है वो लगातार निकाला जा रहा है हर जिलों में। वो खुद जाते हैं और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पूरी तैयारी जो है उसकी कर ली गई है। और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी बने हुए हैं। अमित पांडे आजमगढ़ से बने हुए हैं, अमित सिंह गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं और अरुण सिंह मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अरुण, मैं आपका रुख करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बाहुल्य इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से आज रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे? देखिए रवि, पहले तो आपको तस्वीरें दिखाऊं और जानकारी दे दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर्वा हैं, उनकी रैली नौचंदी ग्राउंड जो मेरठ का है यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। यानी
ओवैसी की रैली को मेरठ में करने की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी है और इस रैली को कैंसिल करना पड़ा है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, कल यहाँ टेंट लगा था, यहाँ पर व्यवस्था हो गई थी, सोफे आ गए थे, मेज कुर्सियां आ गई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन से देर रात तक बातचीत होती रही AIMIM के नेताओं की, लेकिन उसके बावजूद उनको अनुमति नहीं मिली, इसलिए उनको यहाँ से स्टेज हटाना पड़ रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर मजदूर हैं, वो जो स्टेज बना था उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं यहाँ से, और अब टेंट हाउस की गाड़ी में इसको रख करके ले जाया जा रहा है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई दिनों से रैलियां कर रहे हैं और आज मेरठ में नौचंदी ग्राउंड में उनकी रैली होनी थी, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिली है। आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर प्रशासन भी काफी संख्या में मौजूद है। चूंकि प्रशासन की अनुमति नहीं मिली, इसलिए रैली अब ये नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आने वाले थे, क्या हो गया? आप लोगों को कोई सूचना मिली? बस अभी जो हमने तहकीक की है, सोचना तो ये मिली थी कि प्रोग्राम होगा, लेकिन अभी सुनने में पुलिस, बल्कि पुलिस प्रशासन ने भी दे दी थी अनुमति। लेकिन जो ये ग्राउंड है, नौचंदी ग्राउंड जो है, इसमें दो पक्ष हैं। एक तो जिला पंचायत है और एक है ये क्या कहते हैं, इनका मेयर जो होते हैं, इनके आपस में अनबन है। उसकी वजह से हमारे लोगों ने शायद बताया गया कि परमिशन इन लोगों से नहीं ली, परमिशन नहीं मिली है, इसका मतलब? हाँ, तो उन दोनों ऊपर सरकार से। अब क्या होगा? अब क्या, अब रैली यहाँ पे होगी ओवैसी साहब की? बताइए। नहीं बताए, अब तो रैली मना कर देते, कैसे होगा रैली? अब नहीं होगी रैली? नहीं, अब नहीं होगी। तो आपको क्या लग रहा है, प्रशासन ने अनुमति क्यों नहीं दी? ये पता नहीं क्यों नहीं दी। किसको पता? आपको पता है कुछ? मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को, बस उसमें कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, वरना पैसे रसीद वगैरह सब पहुँच गई थी और परमिशन मिल भी चुकी थी। तो फाइनली अब यहाँ रैली नहीं हो रही है? अब तो फिलहाल नहीं हो रही, इंशाल्लाह आगे को हमारे बड़े तो ओवैसी के लिए तो ये कहेंगे, आपको ओवैसी के लिए तो काफी यहाँ मुश्किलें नजर आ रही हैं, क्योंकि रैली की इजाजत ओवैसी को नहीं मिली है। सीधा रुख करता हूं, मेरे सहयोगी अमित सिंह गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आज योगी के गढ़ में अखिलेश यादव हुंकार भरने वाले हैं, क्या उनको भी अनुमति मिली है या नहीं मिली है? चलिए, अमित हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर मैं रुक करता हूं। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है, जब भी विपक्षी दल के नेता कहीं रैली करते हैं तो उनको अनुमति नहीं दी जाती है। वजह क्या बताई गई है कि यहां पे ओवैसी रैली नहीं कर सकते हैं? देखिए, प्रशासन के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैंने बात की थी। उनका ये कहना था कि प्रशासन ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस ग्राउंड में उनको इजाजत नहीं दी है, क्योंकि कागजी कार्रवाई पूरी नहीं थी। अब उनके एक समर्थक कह रहे हैं कि ये जो नौचंदी ग्राउंड है, इसमें आधा हिस्सा किसी एक अथॉरिटी के पास है, आधा हिस्सा दूसरी अथॉरिटी के पास है। वो कह रहे हैं कि हमने इस ग्राउंड को बुक किया था, पैसे भी जमा किए, रसीद भी मिली थी, लेकिन थोड़ी देरी हो गई कार्रवाई में, और इसलिए चूंकि इस पूरे मैदान में रैली करने की इजाजत जो अथॉरिटी जिसके पास मालिकाना हक है इस मैदान का, उस तक नहीं पहुंची, इसलिए प्रशासन ने उनकी अनुमति नहीं दी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां पहले भी उत्तर प्रदेश में होने के कगार पर रहते हुए कई बार कैंसिल हुई हैं। उसकी वजह यह है, कई बार प्रशासन शांति भंग की आशंका जताता है, कई बार प्रशासन उचित अनुमति अथॉरिटीज से नहीं लेने की बात कहता है। लेकिन जो नौचंदी ग्राउंड में रैली होने वाली थी, वो अब कैंसिल कर दी गई। इस बात की ताकीद, इस बात की गवाही ये जो मंच बना है वो दे रहा है, जिसको अब यहां से हटाया जा रहा है। कल रात तक यहाँ तैयारी थी। आप देखिए, पोस्टर बैनर भी यहाँ पर ला करके रखे गए थे, थोड़ी संख्या में है, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें अतीक अहमद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों की तस्वीर है, लेकिन वो अब नीचे रख दिया गया है, यानी अब यहाँ पर रैली नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो प्रशासन, जो मेरठ पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ से लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं लगाना है, ऐसा उनका कहना है। इस पूरे इलाके में लोगों को अब इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, प्रशासन यहाँ भी है और ये जो मजदूर हैं उनसे जल्दी से जल्दी इस मंच को, इस स्टेज को यहाँ से हटा कर ले जाने के लिए कहा जा रहा है। हम देख रहे हैं फिलहाल रैली की अनुमति तो नहीं मिली है, लेकिन ओवैसी का टारगेट यही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाके, क्या उसमें कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गोरखपुर में भी आज सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि यहां पर योगी के गढ़ में आज अखिलेश हुंकार भरने वाले हैं। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अखिलेश आज योगी के गढ़ में होंगे, उन्होंने दावा तो 400 प्लस का किया है, लेकिन क्या आज गोरखपुर में उनको अनुमति मिली है रैली करने की या नहीं करने की? जी हाँ, बिल्कुल मिली है।
रवि यहाँ पर अखिलेश यादव थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उनका रथ पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हो गया। मैं तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। अखिलेश यादव का रथ यहाँ पर एयरपोर्ट के मेन गेट पर यहाँ पर मौजूद है, यानी थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, जहां भी कैमरा पैन करेगा केवल आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी का फ्लैग ही नजर आएगा। और एक तीसरी तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से सख्त है। भारी संख्या में पुलिस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। अखिलेश यादव का काफिला तो है ही है, उनकी सिक्योरिटी तो ही है, साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस अमला भी काफी संख्या में लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो लगातार जो कार्यकर्ता है वो अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और आज योगी आदित्यनाथ के गृह जिले में अखिलेश यादव है। दूसरी तरफ अखिलेश योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। कैसे स्वागत करेंगे? हम लोग आज योगी आदित्यनाथ के धरती पे आज हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। आप देखिए कि युवाओं का जोश, आज आप युवाओं का जोश देख के पता चल रहा है कि योगी जी की कुर्सी हिल चुकी है। युवाओं का जोश, मैं एक बार आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर उस वहाँ पर रथ कि ये जो रथ है ये पूरी तरीके से तैयार है। जो अधिकारी है पार्टी के जो वो इस वक्त पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और एक तस्वीर दिखाऊं, किसी भी वक्त जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इस वक्त एयरपोर्ट के गेट पर पहुंच गए हैं, इससे यह है कि किसी भी वक्त जो है वो अखिलेश यादव एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकल सकते हैं। और जो उनका रथ है उसका भी यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर दिखाऊं, यही से 0 पॉइंट की तरफ उनका रोड शो होगा अखिलेश यादव का, जहां पर अखिलेश यादव का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सीधे अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों को संबोधित करने के बाद सीधे कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुशीनगर में जितने भी विधानसभा सभी विधानसभाओं में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों से वहां पर मिलेंगे। जी, साफ तौर से हम ये देख रहे हैं तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर पूरी कर ली गई है। इंतजार बस अखिलेश यादव के आने का है, किस तरह से आज योगी सरकार पे प्रहार करते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो आज वाराणसी में सुबह करीब 10:15 पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे आजमगढ़ जाएंगे, जहां वो आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। आजमगढ़ के बाद अमित शाह दोपहर करीब 3:15 पर बस्ती पहुंचेंगे। वहां वो पहले सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अमित शाह मिशन यूपी पर निकले हुए हैं। आज उनके यूपी दौरे का दूसरा दिन है और मेरे सहयोगी अमित आजमगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक दूसरे के किले को भेदने की कोशिश आज की जा रही है। गोरखपुर में अखिलेश हैं तो आजमगढ़ में अमित शाह हैं। किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, अब से थोड़ी देर में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और तस्वीरों के जरिए रवि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर ये अखिलेश यादव का गढ़ है और अखिलेश यादव के गढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और तमाम जो मुकम्मल जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और ये जो सभा स्थल है धीमे धीमे यहाँ पर भीड़ अभी भरना शुरू होगी। अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं क्योंकि सभा का जो वक्त है वो करीब 12:30 बजे के आसपास का है और 1 बजे वो शिलान्यास करेंगे। तो अखिलेश के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और दूसरी ओर योगी के गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। तो तमाम तरीके की सियासी चर्चाएं हैं, सियासी चुनौतियां हैं और यही यहाँ पर बीजेपी शासन, बीजेपी थिंक टैंक दिखाने की कोशिश करेगा कि जो अखिलेश की सरकार में नहीं किया गया यहाँ पर योगी सरकार में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई है। जी, साफ तौर से हम देख रहे हैं तैयारियां जो हैं बड़ी जोरों शोरों से वहां पर चल रही है। अपने यूपी दौरे के पहले दिन यानी कल गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने के निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद अमित शाह ने काशी के काल भैरव मंदिर में पूजा की। मंदिर के महंत ने अमित शाह को बाबा के आशीर्वाद स्वरूप
अंग वस्त्र भी भेंट किए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राजनीति दौरे के साथ साथ अमित शाह काल भैरव भी पहुंचे, वहां पर उनका भक्ति का स्वरूप नजर आया। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर काल भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। मिशन यूपी है, 300 प्लस का टारगेट दिया गया है। कल बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों, तमाम बड़े नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक हुई। 2022 को लेकर अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि 22 मंत्र दिए गए हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटना है। इसलिए हम आज कह भी रहे हैं कि आज सियासत का ये सुपर सैटरडे है। एक तरफ अमित शाह आजमगढ़ में बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के गढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हुंकार भरने जा रहे हैं। एक दूसरे के किले को भेदने की कोशिश यहां पर आज की जा रही है। निचोड़ एक ही है कि 2022 में 2017 दोहराएंगे, 300 से अधिक सीटें एक बार फिर से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश को कभी भी यहाँ की न तो जनता और न यहाँ का कार्यकर्ता कुशासन और गुंडा राज की ओर नहीं जाने देगा। सुशासन और राम राज्य में उत्तर प्रदेश है, आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े अंतर से जीत रही है कि बाकी किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आदरणीय अमित शाह जी, अपने आदरणीय गृह मंत्री जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने वाले अमित शाह ने 2022 में 300 प्लस की रणनीति तय की। विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियों की बारीकी जानकारी दी। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। दिवाली के जस्ट बाद देख रहा हूँ कि अचानक से कोहरा और प्रदूषण से बढ़ रहा है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है। दिल्ली का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 है, मतलब गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं विजय चौक इलाके में। देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन का अटैक जारी है और पोल्यूशन का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ये मैं किस लिए कह रही हूं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए, ये विजय चौक है और ये राष्ट्रपति भवन आप देखेंगे तो यहाँ से पीछे आपको ये धुंधला नजर आ रहा होगा। ये पूरे इलाके को स्मॉग ने अपनी चादर में लपेटा हुआ है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण है और पूरी तरीके से धूल हवा में घुल चुकी है, इसलिए एक हफ्ते तक राहत मिलने वाली नहीं है। आप समझिए कि दिवाली की रात खुशियों भरी थी, लेकिन पिछले हफ्ते से जो प्रदूषण बढ़ा है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 है ओवरऑल, जो कि गंभीर श्रेणी में है। और जो ग्राफ की सब कमेटी की बैठक हुई है उसमें जो जानकारी सामने आई है वो डराने वाली है। आप देखिए कि धूप तो निकल चुकी है, इक्का दुक्का लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि विजय चौक ये काफी शांत इलाका है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, तस्वीरें यहाँ पर खिंचवाते हैं, लेकिन लोगों की मौजूदगी भी काफी कम है। क्योंकि हम एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, डॉक्टर्स बार बार ये सलाह दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। और साथ ही देखिए 30% गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि सरकार हरकत में आई है। हम हर साल देखते हैं ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं, देखिए लोगों की मौजूदगी कम हुई है। आप अगर दिल्ली आते हैं तो राष्ट्रपति भवन देखने जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की मौजूदगी इसलिए कम है क्योंकि प्रदूषण की चादर है, स्मॉग यहाँ पर है, और जिसकी वजह से हवा जहरीली बनी हुई है। दिल्ली की सेहत को बिगाड़ दिया है इस प्रदूषण ने। लेकिन अभी तक आप समझिए कि कल से लेकर के आने वाले 5 दिनों तक स्थिति जस की तस रहने वाली है। इसमें बड़ा हिस्सा पराली का है, क्योंकि 30% पराली का धुआं जो दिल्ली की तरफ आ रहा है, यानी कि स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी। हम हर साल देखते हैं कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्मॉग छा जाता है। और देखिए, प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं होता है, इसको लेकर के जमकर सियासत भी हो रही है। जो दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके लिए हरियाणा और पंजाब जिम्मेदार है, लेकिन अभी जो दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एंटी स्मॉग कैंपेन की शुरुआत हुई, इसके एंटी डस्ट कैंपेन
की शुरुआत हुई, एंटी क्रैकर कैंपेन की शुरुआत हुई और अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी गई है। मैं यहाँ पर डेली एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ और पोल्यूशन से बड़ी सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पोल्यूशन है। भाई मॉर्निंग में जो पोल्यूशन से गला खराब रहता है, आंखें जलने लग जाती है और सुबह विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत परेशानी का कारण है। जब दिवाली नहीं थी उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान साफ था, टाइम से धूप भी निकल जाता था, सनलाइट भी हो जाता था। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम खराब ही होता जा रहा है। मतलब डेली में तो देखती हूँ तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। इंडिया गेट पर धुंध से बुरा हाल है। वहां पर जो लोग सुबह सैर करने आए उन्होंने भी माना कि हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। अगर आंकड़ों में बात करें तो दिल्ली का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 है सफर के मुताबिक। आप देखिए 499 यानी सीवियर मतलब गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है। और अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूं तो देखिए इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट और उसके आसपास आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी, बहुत धुंधला इंडिया गेट नजर आ रहा है। और जब यहाँ हम मौजूद हैं तो आंखों में जलन को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन धुआं जैसा इतना ज्यादा नजर आ रहा है और ये हालात कई दिनों से लगातार बने हुए हैं। देखिए इंडिया गेट के नजदीक मथुरा रोड है। मथुरा रोड पर अगर हम बात करें तो मथुरा रोड पर 557 है, मतलब दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी ज्यादा। और देखिए आसपास ये जो सर्कल आप देख रहे हैं आपको धुंध ही धुंध नजर आएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे पूछते हैं जो इंडिया गेट घूमने के लिए आए हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं? मैं दार्जिलिंग से आया हूँ। दार्जिलिंग से आए। ये बताइए कि दार्जिलिंग में इतना पोल्यूशन है और यहाँ हम लोग के इधर तो पोल्यूशन ही नहीं है, बहुत कम है। अच्छा, हम लोग के इधर से कंचनजंगा क्लियर दिखता है और अच्छा ज्यादातर हरियाली पे डिपेंडेंट है सब। महसूस हो रहा है ये पोल्यूशन दिक्कत हो रही है? हाँ दिख रहा है, सामने दिख रहा है एकदम वातावरण में सब। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद मंसूरी है इंडिया गेट से, प्रियंका कांडपाल है अक्षरधाम से। प्रियंका बताइए, क्योंकि हम इंडिया गेट की स्थिति देख रहे थे और 10 तो बज चुके हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अक्षरधाम में इस वक्त क्या हालात हैं? सीधा पहले अक्षरधाम की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी धुंध जो स्मॉग है उसकी वजह से आज भी अक्षरधाम धुंधला नजर आ रहा है। हालांकि विजिबिलिटी की अगर बात करें तो कल की तुलना में विजिबिलिटी में सुधार जरूर है, लेकिन प्रदूषण के स्तर में किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं है। दिल्ली की वो तमाम जगह जहां पर प्रदूषण को मापा जाता है, जहां पर सेंटर्स लगे हैं, उन सभी जगहों में आज भी दिल्ली का प्रदूषण सीवियर कैटेगरी यानी कि गंभीर स्थिति में बना हुआ है। अक्षरधाम में हम मौजूद हैं और यहीं से बेहद पास मयूर विहार के पास से ही शुरू हो जाता है नोएडा, जहां पर फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है 772 के आसपास। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 400 के ऊपर वैसे ही सीवियर कैटेगरी हो जाती है, उसको भी पार करते हुए कैसे दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी 10 बज चुके हैं, धूप निकल आई है, लेकिन फिर भी आपको कुछ गाड़ियां दिखेंगी जो लाइट जलाकर, अपनी हेडलाइट टेल लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं, क्योंकि धुंध मौजूद है और साफ नजर आ रही है। ये अब सफेद चादर कहना भी इसे गलत होगा, ये एक मोटी मटमैली सी चादर है धुंध की, जिसने अपने आगोश में दिल्ली को फिलहाल लपेट लिया है ऐसा लग रहा है। और कल की तुलना में आज प्रदूषण में किसी भी तरीके का कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 5 दिन और यानी कि पूरा ये हफ्ता जो कल से शुरू हुआ है, हालात ऐसे ही रहेंगे, किसी तरह के कोई सुधार की फिलहाल चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ, जावेद आप भी रहिए। और लोधी रूट पर भी पोल्यूशन से बुरा हाल है, वहां पर जो सैर करने लोग पहुंचे उनका क्या कहना है ये हम सुन लेते हैं।
एक्चुअली सबके, मेरे यहाँ तो सबके गलों में बहुत दर्द हो रहा है एंड सांस लेने में बहुत दिक्कत भी हो रही है और ऊपर से हम मास्क लगा के रखते हैं। सो क्या हो रहा है कि इट्स गेटिंग सफोकेटिंग। डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत है, ये सब हम ही सबकी देन है, इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम तो हम लोग पॉल्यूशन ही फेस कर रहे हैं। दिल्ली में आमतौर पे हमेशा पॉल्यूशन रहता है, इसके लिए ज़्यादातर हम ही लोग जिम्मेदार हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। आप ये देखिए कि ये इस साल तो है नहीं कि इसी बार पोल्यूशन बढ़ा है, ये हर वर्ष बढ़ता है और हर साल सरकारें जो हैं वो अपना काम करती हैं, एक्सपर्ट अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हम घर तो नहीं बैठ सकते ना। जावेद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, हर साल पोल्यूशन का अटैक होता है दिवाली के बाद, लेकिन पोल्यूशन का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है अभी। देखिए, सॉल्यूशन के इंतजार में सालों से दिल्ली है और इस साल भी हालात इस कदर खराब है कि जो पोल्यूशन है लगभग एक हफ्ता हो गया कि सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। इंडिया गेट पर हमारी मौजूदगी है, हमारे साथ लोग भी होंगे बात करने के लिए, लेकिन मैं पहले तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि किस तरीके से इंडिया गेट और उसके आसपास धुंध की मोटी परत जमी हुई है और ये इतना खतरनाक है कि लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है। तस्वीरों में तो दिखता है, ये महसूस भी होता है। देखिए, कुछ लोग हैं जो जम्मू से घूमने आए हैं। ये बताइए, आप जम्मू से आए हो, जम्मू में कैसा वेदर है, वहाँ पोल्यूशन होता है और यहाँ आप आए हैं तो मैसूस हो रहा है आपको? जम्मू में तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल जम्मू में पूरा ऐसे क्लियर है अभी। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे धुंध हो गई है, मास्क की सख्त जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, मास्क की जरूरत है। अब ये बताइए कि ये महसूस भी कर पा रहे हैं आप? क्योंकि ये 500 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, खतरनाक गंभीर श्रेणी में है। हाँ, जब मैं जम्मू से आया था तब तो ऐसा नहीं था, पर जब सुबह मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने देखा, जब थोड़ा सा मास्क नीचे किया तो ये हवा पूरी नाक को लग रही थी। तो इससे मास्क पहनना जरूरी है, बिना मास्क पहने तो बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए, ये लोग हैं जो इंडिया गेट घूमने आए और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये दिल्ली की जो हवा है, ये जहरीली हवा लोगों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। आप सोचिए, जो टूरिस्ट हैं वो आकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली की जो आबादी है वो हर रोज इसको महसूस करती है और ये वो चाहती है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन इंतजार ही मिल रहा है। तस्वीरें लगातार यही बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ रहिए। देखिए, जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जो अभी भी रेड जोन में हैं, तो समझिए स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो फिर उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। और लगातार जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है कि उसमें नसीहत दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम करिए। आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी काला धुंध छाया हुआ है, वहां पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी काफी कम है और विजिबिलिटी कल के मुकाबले वहां पर सुधरी जरूर है, लेकिन अभी भी साफ साफ देखना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन की फेस करनी पड़ रही है। इसके सुबह सुबह हमें दौड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और आज से 15-20 दिन पहले और अब के में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया इस चीज़ का। 15-20 दिन पहले यहाँ का जो एक वो बहुत अच्छा था। पोल्यूशन तो है, ज़्यादातर लोगों को, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। गले में जो खराश और जो छाती में जाम और जो आंखों में मिर्ची, खास तौर पे इस एरिया में तो फिर भी कम है, लेकिन ये जो ट्रांस यमुना एरिया, आनंद विहार, ये इस तरह बहुत ज़्यादा है। परेशानी तो यही है, सांस लेने में घुटन महसूस होती है। पहले पब्लिक परेशान है कोरोना से और पॉल्यूशन है, उसकी वजह से इसमें पब्लिक भी जिम्मेदार है। गवर्नमेंट तो है ही है, पब्लिक उससे ज़्यादा जिम्मेदार है। दिल्ली के बारापुला की बात करें तो कल के मुकाबले विजिबिलिटी वहां पर ठीक है, लेकिन प्रदूषण का स्तर वैसे ही खतरनाक बना हुआ है। मेरी सहयोगी प्रियंका ने जायजा लिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कल के बाद आज भी दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं बारापुला के फ्लाईओवर पर। यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि कल की तुलना में विजिबिलिटी जो है वो बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन आज भी धुंध या स्मॉग जिसे कहा जाता है वो आपको चारों तरफ नज़र आएगा। विजिबिलिटी की भी अगर बात की जाए तो ड्राइविंग विजिबिलिटी जो है वो 500 मीटर के लगभग इस सड़क पर बनी हुई है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 के पार है, जो कि सीवियर कैटेगरी में है। यही नहीं, दिल्ली की वो तमाम जगह जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेज़र किया जाता है वहां पर आज भी
तमाम जगहों पर जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर कैटेगरी में है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में सीपीसीबी के द्वारा लोगों को ये कहा गया है कि बच्चे, बूढ़े और खास तौर पर गर्भवती महिलाएं ऐसे समय में घर से बाहर निकलना जितना हो सके अवॉइड करें। तो हर जगह देखिए बुरा हाल है और यकीन मानिए जब मैं खबर आप तक पहुंचा रही हूं आंखों में जलन हो रही है और जो कोई भी बाहर निकल रहा है, मजबूरी है, काम पर लोग निकल रहे हैं, लेकिन परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि दिवाली की रात खुशियों भरी थी, लेकिन दिवाली के बाद जब भी दिल्ली वाले हर दिन सुबह जागे हैं तो फिर वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीरें एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए मैं विजय चौक इलाके में मौजूद हूँ। राष्ट्रपति भवन बेहद खूबसूरत यहाँ से नजर आता है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी 10 बज चुके हैं और अभी तक विजिबिलिटी काफी कम है। विजिबिलिटी ज्यादा कम है, कल के मुकाबले बेहतर है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। आप देखेंगे अगर पूरे परिसर को देखेंगे तो आपको अभी जो बीच का गेट है राष्ट्रपति भवन का वो नजर नहीं आ रहा है। तो ये स्मॉग है और देखिए स्मॉग का कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। आप राष्ट्रपति भवन जो लोग आते हैं परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की मौजूदगी काफी ज्यादा कम है। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं और लगातार जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। देखिए पराली एक बड़ा कारण है। दिल्ली सरकार ने घोल का छिड़काव किया, 2300 एकड़ जमीन में घोल का छिड़काव किया गया ताकि पराली जलाने से रोका जा सके, लेकिन उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर यहाँ का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली का एनसीआर में भी पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ कम से कम भी तो 500 साढ़े 500 पोल्यूशन हो चुका है, तो आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गुरुग्राम की आबो हवा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है और लोगों का सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा है। दिवाली के बाद से ये लगातार एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन आबो हवा जो है गुरुग्राम की वो ठीक नहीं हुई है। गुरुग्राम में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के आसपास है। सुबह के समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के भी पार था, जो कि अपने आप में काफ़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि अब दिवाली के बाद से ही लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब हो चुका है। पूरी तरह से जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं ये, और आप देख सकते हैं कि लोगों को सुबह के 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर जो है ड्राइव करना पड़ रहा है। सूरज निकल चुका है, उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में धुंध छाई हो, लेकिन ये धुंध नहीं है बल्कि स्मॉग है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और लगातार जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। और ऐसे में डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि जिन लोगों को सांस की बीमारी है कम से कम वो सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि जब सूरज निकले तो उसके बाद ही घर से बाहर आएं, ताकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि इस तरह से जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उससे सबसे ज़्यादा खतरा छोटे बच्चों को और उन लोगों को है जिनको सांस की बीमारी है। तो इस वक्त जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रदूषण से बुरा हाल है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कई इलाकों में 400 के पार है, जो कि गंभीर श्रेणी में है, क्योंकि 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। उसके बाद जैसे ही AQI लेवल बढ़ता है फिर चीजें खराब होती हैं। और देखिए लगातार पिछले एक हफ्ते से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है, जो कई खतरनाक बीमारियों को न्योता भी दे रहा है। और बहुत सारे कारण हैं, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसकी वजह से लगातार जो है दिल्ली की अगर हम बात करें तो सरकार ने अपील की है, लोगों से कहा है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। पार्किंग फीस को बढ़ाया गया है, कई कड़े नियम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन हर साल हम देखते हैं ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। और बार बार हाई कोर्ट भी ये कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी लोगों को वो सरकारों की है। तो सरकारों को यहाँ पर नियम बनाने चाहिए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और पराली एक बड़ी वजह है, क्योंकि पराली का धुआं जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है वो दिल्ली की सेहत को बिगाड़ रहा है।